अरे साला कल एग्जाम है साला। मैं कल भी फेल हो गया तो मेरा क्या होगा रे साला। साला कितने सालों से मेहनत करते आ रहा हूँ रे, क्या होगा रे मेरे यार। अरे दोस्त रो रहा क्यों है। अरे दोस्त मैं साला कितने सालों से मेहनत करता आ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है, कल भी फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। तो दोस्त तू रो रहा क्यों है। तू कितने सालों से मेहनत करते आ रहा, तेरे मेहनत तो है ना तेरे पास, तैयारी तो है ना तेरे पास। हाँ तो रो रहा क्यों है। तूने जो 100% तैयारी की है, तूने जो 100% जानकारी प्राप्त की है उसे अपने एग्जाम में डालना है, उसे इस एग्जाम में डालना है। तो तू रो रहा क्यों है। तुझे सिर्फ ज़रूरत है, तुझे सिर्फ ध्यान रखना तो ये रखना है कि तूने जो पहले एग्ज़ाम में तू असफल हुआ था, उसमें जो गलतियाँ की थी वो इस एग्ज़ाम में नहीं करनी। लेकिन दोस्त मुझे तो पता ही नहीं है साला मैंने कौन कौन सी गलती की थी। अरे दोस्त तू रो मत, मैं बताता हूँ तुझे। क्या दोस्तों आपको भी लग रहा है, क्या दोस्तों आपके भी माइंड में प्रश्न आ रहा है कि कल एग्ज़ाम है और साला कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हम ना करें, वो ना करें और हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो। हमने जो 100% मेहनत की है वो 100% मेहनत उसमें डाल सके और हमें 100% रिजल्ट मिल सके उन गलतियों को न करने के वजह से। क्या दोस्तों उन गलतियों को भी आप जानना चाहते हो। क्या दोस्तों आपके भी माइंड में प्रश्न आ रहा है कि हम एक नए स्टूडेंट हैं, नए लड़के हैं और पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो कौन सी गलतियां ना करें, वो कौन सी गलतियां ना करें जिसके कारण हम पहले ही अटेम्प्ट में सफल हो जाएं, पहली बार में सफलता प्राप्त कर ले। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आपको इस वीडियो के देखने के बाद वो संतुष्टि मिलेगी, वो खुशी मिलेगी, वो खुशी की लहर मिलेगी कि आपको लगेगा कि हमने एग्ज़ाम से पहले ही उन गलतियों को जान लिया है जो एग्ज़ाम में होने वाली थी। आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद, उस एग्ज़ाम को देने के बाद खुद के ऊपर गर्व करोगे कि हमने ये वीडियो देखा और जिसके कारण हमने वो गलतियाँ नहीं की जो हमारे द्वारा होने वाली थी। आप खुद अपने आप पर गर्व करोगे। तो क्या दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें। क्या दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें। यस सर कमेंट में सुनता नहीं हूँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू माय न्यू मोटिवेशन वीडियो। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जिन दोस्तों का मेरी तरह कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम होने से पहले सोच रहे हैं कि दोस्तों कौन सी गलतियाँ हम उस एग्ज़ाम में नहीं करें जिसके कारण जो हमने 100% मेहनत की है, 100% जानकारी प्राप्त की है वो उस एग्ज़ाम में डाले और हमें 100% रिजल्ट मिले उन गलतियों को न करने की वजह से। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो हम बात करेंगे वो कौन कौन सी 10 गलतियाँ हैं जो हमें एग्ज़ाम में असफल करती हैं, हमें सफल होने से रोकती हैं। उन 10 गलतियों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर बना रहना है और प्रत्येक गलती को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। दोस्तों पहली गलती तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास पेपर आता है एग्ज़ाम हॉल में, जब हमारे पास एग्ज़ाम हॉल में पेपर आता है तो हम पेपर को खोलने के बाद पहली ही नज़र में उस पेपर को देखकर हम डिसाइड कर लेते हैं कि पेपर सरल है या कठिन है, सरल है या कठिन है। और वो जानकारी हमारे माइंड को दे देते हैं कि ये पेपर कठिन है या सरल है, या कठिन है। जब हम पेपर को देखने के बाद पहले ही कह देते हैं माइंड को कि पेपर कठिन है तो वो माइंड उस पेपर को एक कठिन प्रश्न की नज़र से देखता है। वो एक्यूरेसी उस प्रश्न में नहीं लगा पाता है जो लगानी चाहिए थी, उस एक्यूरेसी से वो प्रश्न को नहीं देख पाता है। क्या उसको क्या लग रहा है, कठिन है। वो प्रश्न सरल होने के बाद भी उस प्रश्न को उस एक्यूरेसी से नहीं कर पाता है जिस एक्यूरेसी से वो पहले करता है, उस एक्यूरेसी से नहीं कर पाएगा। या फिर आप अपने माइंड को कह देते हो कि पेपर सरल है, क्या सरल, तो भी वो इस एक्यूरेसी से वो उस प्रश्न को अटेंड नहीं कर पाएगा जो वो पहले कर सकता था, क्योंकि आपने उस माइंड को पहले ही कह दिया है कि पेपर सरल है या कठिन है। दोस्तों ये पहली गलती तो यही है कि आपको पहले ही डिसाइड नहीं करना है कि पेपर सरल है या कठिन है, क्या सरल है या कठिन है। दूसरी गलती कि हम जब पेपर को देखते हैं, जब हमारे पास पेपर आता है तो हम क्या करते हैं कि हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न सरल है और कौन कौन से प्रश्न कठिन है।
कौन से प्रश्न सरल है जो हमको पहले करने हैं और कौन से प्रश्न कठिन है जो हमको बाद में करने हैं। तो क्या होता है कि जब हम सरल प्रश्नों को अलग कर देते हैं या फिर कठिन प्रश्नों को अलग कर देते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ प्रश्न कठिन ऐसे होते हैं जो सरल प्रश्नों में आ जाते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे कठिन होते हैं जो सरल प्रश्नों में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम सरल प्रश्न कर रहे होते हैं ना तो कुछ प्रश्न उसमें कठिन होते हैं। क्या कठिन होते हैं जो हमको उसमें टाइम लगा देते हैं, टाइम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं और हम सरल प्रश्न भी उसमें से नहीं कर पाते हैं और कठिन प्रश्न करने की तो दूर की बात है। और जब हम कठिन प्रश्न पहले करने लग जाते हैं तो उसमें जो सरल प्रश्न होते हैं, क्या सरल प्रश्न होते हैं, तो कठिन प्रश्न करने में ही इतना टाइम चला जाता है कि हम उन सरल प्रश्नों को भी करने में टाइम नहीं दे पाते हैं और टाइम पूरा होने लग जाता है। क्या पूरा टाइम होने लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम सरल प्रश्नों को भी नहीं कर पाते हैं, सरल प्रश्नों को भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, पहले ही डिसाइड नहीं करना है कि पेपर कठिन है या सरल है, या पहले ही डिसाइड नहीं करना है कि हमको सरल प्रश्न कौन से है जो करने हैं, कठिन प्रश्न कौन से है जो बाद में करने हैं। ऐसा नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, आपको जब आप पेपर को शुरुआत कर रहे हो तो प्रश्नों को देखना है कि प्रश्न कठिन है या सरल है। पेपर को नहीं देखना है, आपको पेपर को नहीं देखना है कि पेपर कठिन है या सरल है, प्रश्नों को देखना है। जब आप प्रश्नों को शुरू से अंत तक देखोगे ना तब आपको पता चलना चाहिए कि प्रश्न कठिन है या सरल है। जब आपको माइंड को लगेगा कि प्रश्न सरल है तो आपको उस हिसाब से प्रश्न करना है और जब आपको लगता है कि कठिन प्रश्न है तो उसको छोड़ने की कोशिश करनी है। तो दो गलतियां तो आपको हटा देनी है। पेपर पहले डिसाइड नहीं करना है पेपर कठिन है या सरल है, या पहले डिसाइड नहीं करना है कि सरल प्रश्न कौन से है और कठिन प्रश्न कौन से है। तीसरी गलती, एक गलती को या सुझाव को क्या करना है आपको कि जब आपके पास पेपर आता है तो आपको पहले ही माइंड सेट कर लेना है कि जो मैं प्रश्न देख रहा हूँ वे प्रश्न आसान हैं, मैं उसे कर सकता हूँ, ये जो मैं प्रश्न देख रहा हूँ मेरे सिलेबस में से ही है। जब ये अपने माइंड में ये सेट कर लेते हो तो आप उस प्रश्न के शुरू से अंत तक देखते हो, प्रश्न सरल है, आसान है, मैं इसे कर सकता हूँ और सिलेबस में से। जब ये डिसाइड करते हो तो आप उस प्रश्न को शुरू से अंत तक देखते हो और जिससे आपको जिसमें सरल भी होगा तो आप उसको प्रश्न कर लोगे, आंसर ला लोगे, और यदि वो कठिन भी होगा तो उसमें जो सरल पॉइंट कीवर्ड कौन से उसको भी आप जान पाओगे। लेकिन आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो प्रश्न कठिन है तो उसमें आप नहीं जा पाते हो, उसके प्रश्न के अंत तक आप नहीं जा पाते हो। इसलिए आपको पहले डिसाइड करना, माइंड सेट को पहले ही सेट करना है कि प्रश्न सरल है, मैं इसे कर सकता हूँ और ये सिलेबस के अंदर से ही है। क्या होता है कि जब प्रश्नों को शुरू से देखते हैं ना, अरे यार ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, थोड़े से सब देखकर हम डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आपको पहले ही देखना है कि प्रश्न सरल है, मैं कर सकता हूँ, ये मेरे सिलेबस में से 3 वर्ड यूज करने और उस प्रश्न को शुरू से अंत तक देखना है। वो प्रश्न सरल होगा तो आप ऑटोमेटिक उसका आंसर दे दोगे, और यदि वो कठिन भी होगा, वो प्रश्न कठिन भी होगा तो आप उसके शुरू से अंत तक आओगे तो आपको कुछ कीवर्ड मिलेंगे जिसके कारण वो प्रश्न कठिन से भी सरल हो जाएगा और उसका आप आंसर दे पाओगे। और तीसरी गलती कौन सी होती है? तीसरी गलती क्या होती है कि हम जो प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न देखते हो तो हमें लगता है कि जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, जो बड़े बड़े पेज में लिखे हुए प्रश्न, वो क्या है? कठिन प्रश्न है। और जो एक एक लाइन में लिखे हुए प्रश्न, जो एक एक लाइन में लिखे हुए वो क्या है? सरल प्रश्न है। क्या है? सरल प्रश्न है। दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जो आपको बड़े बड़े पेज में बड़ी बड़ी संख्या में लिखे हुए, बड़ी बड़ी लाइनों में लिखे हुए वो प्रश्न कठिन नहीं होते। ये जरूरी नहीं है जो बड़े दिख रहे वो कठिन है, छोटे दिख रहे वो सरल है, नहीं हो सकता दोस्त। जब उसमें आप घुसोगे, जब उसमें आप देखोगे तो आपको लगेगा ये प्रश्न जो बड़े बड़े लिखे हुए वो भी सरल है। आपको दिखेगा कि ऊपर तो पूरी परिभाषा विशेषता लिखी हुई है, लेकिन आपको जब प्रश्न के अंत तक आओगे तो आपको लिखेगा कुछ कीवर्ड लिखे हुए जिसके कारण वो प्रश्न सरल है। और ऐसा भी नहीं है कि जो एक लाइन में लिखा हुआ है प्रश्न और वो सरल है, नहीं हो सकता दोस्त। उसमें वो यदि वो आपको आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, जो आपने सिलेबस में नहीं है और वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो तो फिर वो सरल कैसे हो सकता है? वो कठिन होगा। तो दोस्तों ये फिक्स नहीं होता है कि जो बड़ी बड़ी संख्या में लिखी हुई, बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो प्रश्न कठिन है और छोटे छोटे लाइन में लिखा हुआ है वो सरल नहीं हो सकता दोस्तों। उसको जब आप समझोगे, शुरू से अंत तक आओगे तो आपको मालूम होगा कि वो प्रश्न सरल है या कठिन है। 5वीं गलती कि प्रश्नों को सही से हम पढ़ते नहीं हैं, सही से समझते नहीं हैं। क्या होता है कि हम प्रश्नों को एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं और उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। नहीं दोस्तों, आपको उस प्रश्न को शुरू से अंत तक देखना है। उसमें कुछ कीवर्ड लिखे होंगे जो उस प्रश्न को सही करवाएंगे, जो गलत लिख करवाएंगे। प्रश्न लिखा हुआ है कि कमल के पर्यायवाची शब्द, और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है नहीं है, कमल के पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपने सुना कमल के पर्यायवाची शब्द और चटाक से उसमें आंसर दे दिया अरविंद। लेकिन आपने जब आप देखोगे कि कमल के पर्यायवाची शब्द
नहीं है तो आप देखोगे कौन सा उन चारों में से ऑप्शन है जो कमल का प्रयासी नहीं है। तो आप उसमें देखोगे कि अंबुज भी है, पंकज भी है और अरविंद भी है और उसमें अम्बुद भी है। जो उसका आंसर है कौन? अम्बुद। क्या? अम्बुद। जब हमने इसको प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो आप उसमें आंसर भी दे पाओगे, लेकिन जब प्रश्न को ध्यान में से नहीं देखोगे तो उसमें प्रश्न आप आंसर सही दे रहे हो लेकिन वो उत्तर गलत होगा, क्योंकि आपने प्रश्न सही से पढ़ा नहीं, उसके कीवर्ड को सही से पढ़ा नहीं है। छठी गलती कौन सी करते हैं कि हम प्रश्न को तो ध्यान से देखते हैं लेकिन उनके विकल्प होते हैं, उनको विकल्पों को सही से नहीं देख पाते, सही से नहीं देखते, जिससे प्रश्न सही पढ़ने के बाद भी हमारा आंसर गलत आ जाता है। और झटक से हम उस ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं और बाद में हम घर पर आकर देखते हैं कि वो प्रश्न का आंसर हमारा गलत था। किस कारण से गलत था? क्योंकि हमने उसको, उसके जो विकल्प है उसको हम सही से नहीं पढ़ा है, सही से नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करना है? प्रश्नों को भी सही से पढ़ना है और उनको विकल्पों को भी सही से पढ़ना है, जिससे हमारा आंसर सही आ सके। क्या? कि हमने प्रश्न पढ़ा जैसे कि उदय सिंह के पुत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? निम्नलिखित में से उदय सिंह के पुत्र कौन से हैं? तो उसमें ऑप्शन होगा शक्ति सिंह, प्रताप सिंह और कोई दो ऑप्शन होंगे। तो हम जैसे ही प्रश्न पढ़ा उसके विकल्प देखा प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह ऑप्शन क्लिक कर दिया, लेकिन दोस्तों उसका आंसर प्रताप सिंह गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्त उसमें एक ऑप्शन भी है शक्ति सिंह। क्या? शक्ति सिंह, जो उसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि आपको लगा क्या कि प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, तो आपने ऑप्शन क्लिक कर दिया, लेकिन दोस्तों वो आंसर नहीं है, क्योंकि उसमें शक्ति सिंह भी हैं जो उसका रियल पुत्र था। महाराणा प्रताप भी पुत्र थे लेकिन उसका नाम महाराणा प्रताप हुआ नहीं, हमारा नाम क्या है? प्रताप सिंह। तो उसको प्रताप सिंह को हमको गलत करना पड़ेगा और शक्ति सिंह को हमको सही करना पड़ेगा। दोस्तों सातवीं गलती आती है कि जब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, जब प्रश्नों को समझते हैं तो समझने के बाद जो हमारा पहला आंसर आता है वो 90% सही होता है। 90% सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस प्रश्न को दोबारा पढ़ने पर या बाद में वापस देखने पर हम उस पर ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा एक दूसरा आंसर और निकल कर आता है और वो दूसरा आंसर उस प्रश्न पहले आंसर को गलत घोषित करता है और हम दूसरा आंसर को टिक करते हैं, दूसरे आंसर पर गोला भरते हैं, जो ज़्यादातर गलत होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब पहली बार प्रश्न पढ़ने पर जो आंसर आता है वो ज़्यादातर सही होता है, उसको आपको गलत नहीं करना है। संभावना ज़्यादा सही होगी तो वो पहले जो बार आंसर आया है वो उस आंसर सही होने की संभावना ज़्यादा होगी, ना कि दूसरा आंसर आया उस आंसर के सही होने की संभावना होती है। ये दूसरा बार जो आंसर आता है वो संभावना सही होने की संभावना होती है, वो गणित में सही होती है। किसमें? गणित में। गणित में क्यों होती है? क्योंकि जब हम पहली बार उस आंसर निकालते हैं मैथ का जो सॉल्यूशन करके तो उसमें कोई गलती हो जाती है जिसके कारण वो पहला आंसर गलत हो सकता है, लेकिन दूसरी बार जब हम सही उसकी गणना करते हैं तो तब भी वो संभावना है कि वो दूसरा आंसर सही हो सके। लेकिन दूसरे विषयों में ऐसा नहीं होता नहीं है, तो ऐसा ज़्यादातर गलत होता है कि दूसरा आंसर गलत होता है और जो पहली बार आंसर आया वो सही होता है। क्योंकि दोस्तों जो पहली बार आंसर आता है ना वो हमारे जो मेमोरी में जो जानकारी भरी होती है वहाँ से आता है, लेकिन दूसरी बार जो प्रश्न पढ़ते हैं और जो आंसर आता है वो हमारे ओवर थिंकिंग से वो आंसर आता है, इसके कारण वो ज़्यादातर गलत होता है। आठवीं गलती है कि पेपर होने से पहले ही हम डिसाइड कर देते हैं कि जो पेपर आने वाला है वो भारी होगा, वो कठिन होगा, जिसके कारण हम समझ लेते हैं कि हमको प्रश्न कम करने हैं, उतने ही करने हैं जो पहले वाले एग्जाम में स्टूडेंट करके गए हैं। पहले वाले एग्जाम हुए तो उसमें जो जिस लड़कों ने वो एग्जाम जितने प्रश्न किए थे, जितने अटेंड किए थे, उतने ही हमको इस एग्जाम में करने हैं, क्योंकि पेपर कठिन आने वाला है, भारी आने वाला है, इसलिए हमको प्रश्नों का आंसर कम देने हैं। यदि हमको ज़्यादा आ रहा है तो भी हमको कम करने हैं, कम आंसर देने हैं, क्योंकि पेपर कठिन आने वाला है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। किसके लिए? जो उसने बहुत अधिक मात्रा में मेहनत की है, अधिक मात्रा में संघर्ष किया है। क्यों? जब आपके पास पेपर आएगा, जब आप उस पेपर को समझोगे, आंसर दोगे, तो आपको लग रहा होगा कि आप 60 को क्रॉस कर रहे हो, आंसर देने में, सही करने में क्रॉस कर रहे हो, आप रुक जाओगे। अरे यार, हमको पहले से पता है कि पेपर कठिन आने वाला है, थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन मैं तो आंसर ज़्यादा दे रहा हूँ। दोस्त आप आंसर ज़्यादा दे रहे हो तो ये भी तो हो सकता है कि आपने मेहनत 100% नहीं 150% की है, 170% की है। ये भी तो हो सकता है कि तुम इस पेपर में फर्स्ट आने वाले हो, तुम इस एग्ज़ाम में सफल होने के लिए नहीं, फर्स्ट रैंक लाने के लिए इस एग्ज़ाम में आए हो। ये भी तो हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पेपर कठिन है, पेपर भारी है तो आप कम प्रश्न करो। जो आपको आ रहा है, जितने प्रश्नों का आंसर आपको आ रहा है, उतने प्रश्नों का आपको आंसर भरना है, आपको रुकना नहीं है। प्रश्न कठिन कब होता है, पेपर कठिन कब होता है? जब आपको खुद को मालूम होता है, खुद आप प्रश्नों को देखते हो, प्रश्न नहीं आ रहा है, थोड़ा कठिन लग रहा है तो वो कठिन है, सरल लग रहा है तो सरल। प्रश्न कठिन या सरल होते, पेपर कठिन या सरल नहीं होता। 50% सरल होता है, 50%
भारी होता है। दोस्तों आपको पहले से ही माइंड सेट नहीं करना है। जब प्रश्न देखते हो तब आप फिक्स कर सकते हो कि प्रश्न हमको कितने करने हैं, कितने नहीं करने हैं। 8वीं गलती क्या करते हैं? 8वीं गलती कि हम जो कम तैयारी करते हैं, थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, तो क्या करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने के लगते हैं। जो नहीं आ रहा है वो भी करने लग जाते हैं। जो प्रश्न के आंसर हमको नहीं आ रहे तो भी उसमें टिक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रश्न छोड़ने के लिए होते हैं, कुछ प्रश्न छोड़ने के लिए होते हैं। कुछ प्रश्न उसमें उस एग्ज़ाम में ऐसे भी हैं जो एग्जामिनर को भी उसके आंसर नहीं पता है, उसके आंसर एग्जामिनर को भी पता नहीं है। क्या? 10वीं गलती ओमार शीट भरने की। ओमार शीट को हम भरते समय बहुत ही सावधानी से आपको ओमार शीट भरनी है। ओमार शीट भरनी है। सबसे पहले तो आपको पूरा पेपर का आंसर टिक करने पेपर में ही। पेपर में जब आप टिक कर लेते हो तो बाद में जब आप वापस ओमार शीट भरने की बारी आती है तो पहले आपको प्रश्न देखना है, सही है तो फिर उसका गोला भरना है। वापस पेपर को देखना सही आंसर है, फिर गोला भरना है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न टिक 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 करते आए तो यदि थोड़ी सी मिस्टेक होगी, थोड़ी सी भी एक प्रश्न की मिस्टेक होगी तो आपके 10 या 20 गोले गलत हो सकते हैं और आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हो। और आपको ध्यान रखना है कि जिस एक प्रश्न का आपको एक ही गोला भरना है, आंसर के रूप में एक ही गोला भरना है। यदि आप 2 गोले भरते हो तो वो प्रश्न गलत होगा। 2 गोले भरते हो तो प्रश्न गलत प्रश्न हो सकता है और उसके नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। क्या होगी? तो दोस्तों ये थी 10 गलतियां जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है। उस एग्जाम में उस गलतियों को करने से आपको बचना है और आपको एग्जाम को सुचारू रूप से करना है। और आपकी जो 100% आपने मेहनत की है, 100% जो आपने तैयारी की है, उसको आपके एग्जाम में डालना है और आपने उस एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है, विजय प्राप्त करनी है। और वो गलतियाँ, ये 10 गलतियाँ आपको एग्जाम में नहीं करनी है और सफलता प्राप्त करनी है। सफलता ही नहीं, रैंक और रिकॉर्ड बनाना है एग्जाम में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के कमेंट में हमको सुझाव जरूर दें कि हम इस वीडियो में कौन से बदलाव, कौन से परिवर्तन ला सकते हैं जिससे हमारा वीडियो और बेहतर बन सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि अगले वाला वीडियो किस टॉपिक पर हम लाए। जय हिंद।